हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन प्रैक्टिस सेट 41 को। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के वहां आप जो है बिल्कुल देख सकते हैं, जिसमें कि हम जीके जीएस में मैथ के प्रश्न का डिस्कस करेंगे। साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, चूंकि आपको इससे जुड़ी नोटिफिकेशन जाएगा तो आप आसानी डेली प्रैक्टिस सेट को देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक प्रश्न में आपको 2 से 3 से 4 सेकंड का टाइम लेना है, मिल जाएगा आपको। तो इतने में आपको जो क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट करने का प्रयास करना है और आप टारगेट बनाइए कि इस बार जो है फायरमैन एग्जाम को जो है क्लियर करना है, ठीक है। और आप रेगुलरिटी को मेंटेन कीजिए, रिजल्ट आपका जो है सुनिश्चित हो जाएगा। क्योंकि जब कम्युनिटी में मैंने पोस्ट को लगाया था तो उसमें जब बार बार हम पोस्ट को कम्युनिटी में लगाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि लगभग बच्चा गलत ही आंसर देते हैं, जिसको कि हम फिर से उसको रिपीट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ज्यादातर भीड़ रहता है, लेकिन उसमें पढ़ने वाले बहुत कम होते हैं, ठीक है। इसलिए आप जहां भी पढ़ते हैं उसको रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए और टारगेट बनाइए कि इस बार जो है क्लियर करना है, ठीक है। तो इसमें जो हम प्रैक्टिस सेट 41 को क्लियर करेंगे तो आपको सबसे पहले आप जो क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करने का प्रयास करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब आजादी के माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया गया था। तो बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष कौन थे जब आजादी के बाद माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया गया था, कौन था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसकी अगर बात करें तो जेबी कृपलानी थे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको 2 नंबर में पूछा जा रहा है कि किन मुगल सम्राटों ने अपनी आत्मकथा लिखी है। तो बताइए कि किन मुगल सम्राटों के द्वारा अपनी आत्मकथा लिखा गया है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो बाबर और जहांगीर के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 3 नंबर में, प्रसिद्ध संस्कृत साहित्य कुमार संभव किसने लिखा था, ये आपको यहाँ पर बताना है कि प्रसिद्ध संस्कृत साहित्य जो कुमार संभव ये किसके द्वारा लिखा गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये कालिदास के द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि तहकीक, ठीक है, तहकीक ए हिंद प्रसिद्ध किताब किसके द्वारा लिखा गया था। तो बुक से रिलेटेड आपको प्रश्न बिहार फायरमैन के एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि तहकीक ए हिंद प्रसिद्ध किताब के लेखक कौन है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो अलबरूनी है, तो ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है कि इंडियन नेशन आर्मी किस वर्ष में स्थापित किया गया था, जिसको कि आप NIA बोलते हैं, ठीक है, इंडियन नेशन आर्मी बोलते हैं इसको। इसकी स्थापना कब हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना। तो इसकी अगर स्थापना की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी 1942 में हुआ था, ठीक है। तो 1942 में जो है इंडियन नेशन आर्मी की स्थापना हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। सारे प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण, सारे आपके जो जिस प्रकार से आपके एग्जाम लेवल में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी लेवल से आपको जो है सारे प्रश्न यहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। और ये जब आपका खत्म हो जाएगा, यानी ये जब प्रैक्टिस सेट आपका 50 तक जब आपका ये प्रैक्टिस सेट पहुंच जाएगा, चूंकि अभी 41 चल रहा है, तो उसके बाद आपका जो है स्पेशल बिहार जीके आपका चालू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 6 नंबर में पूछा जा रहा है कि वर्ष 1901 में अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया के संस्थापक कौन है। तो बताइए कि वर्ष 1901 में अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया के संस्थापक कौन है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो एनी बेसेंट है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जो कि न्यू इंडिया के संस्थापक है, ठीक है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि कौन सा बौद्ध परिषद अशोक के शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए कि कौन सा बौद्ध परिषद अशोक के शासनकाल में आयोजित किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है तीसरा बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जो कि पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि इंकलाब जिंदाबाद के नारे किसके द्वारा दिए गए थे। तो बताइए कि इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया गया था ये किसके द्वारा दिया गया था। तो ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 9 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन चौथे रूप में जाने वाला टैक्स लगाया गया। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन चौथे के रूप में जाने वाला टैक्स लगाया गया, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो हम चंदेलों के द्वारा लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 10 नंबर में कि वर्ष 1946 में इंग्लैंड से भारत आए कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो बताइए कि वर्ष 1946 में इंग्लैंड से आए कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता जो ये किसके द्वारा किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये स्टेफोर्ड क्रिप्स के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो बताइए कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है, ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो इसका राष्ट्र का सेवा हेतु जो इसको प्रयोग किया गया था, इसका स्थापना किया गया था। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। और अगर हम बात करें कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे
ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी जो है राजनीतिक गुरु किसको मानते थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। और साथ में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये आपका किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अच्छा, बात करें कि ये कब किया गया था, तो ये आपका किया गया था 12 जून। कब किया गया था, 12 जून 1905 को ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। राष्ट्र की सेवा हेतु ये किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना 12 नंबर में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो बताइए कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो ये किसके द्वारा किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये किया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। अगर बात करें कि ये कब किया गया था, तो ये 1875 में किया गया था। ये कहाँ पर है, तो ये यूपी के अलीगढ़ जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपको याद रखना कि ये जो है वो केंद्र यानी कि सेंट्रल विश्वविद्यालय। ठीक है, तो नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 13 नंबर में किस वर्ष में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था, तो बताइए कि किस वर्ष किया गया था। तो ये आपका किया गया था 1911 में। चूंकि इसके पहले 1911 के पहले भारत का जो कैपिटल था ये कहाँ पर था, तो ये कोलकाता में। और 11 यानी कि 1911 में जो किया गया ये कहाँ पर किया गया, तो ये आपके दिल्ली कर दिया गया स्थानांतरित करके। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें एक और रेट की बात की, ये कब किया गया था, तो ये 12 दिसंबर। कब किया गया था, 12 दिसंबर 1911 को किया गया था। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ऐसे पूछा जाता है, अगर मंथ के बारे में पूछा जाता है, ये 12 दिसंबर हो जाएंगे आपका। और ये जो है किंग जॉर्ज पंचम ने जो दिल्ली दरबार में इसकी धारणशीलता रखी थी। ठीक, किसके द्वारा, तो किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा रखा गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कौन सा पाल शासक बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो बताइए कि कौन सा पाल शासक ने बौद्धों के लिए विश्वविद्यालय के, देखिए यहाँ पर से भी आप इसको याद रख सकते हैं कि ऐसे भी पूछा जाता है कि जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय उसके बारे में भी पूछा जाता है कि वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से पूछा जा सकता है विश्व यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ये भागलपुर में स्थित है। इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए किसके लिए प्रसिद्ध है, बौद्धों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पर आपको बताना कि कौन सा पाल शासक बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, तो ये धर्मपाल के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो इसका स्थापना कब किया गया था, तो 1775 से लेकर के ये 800 ईस्वी के बीच किया गया था। ठीक है, इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना कि शीर्षक देवनामा प्रियदर्शी किस भारतीय राजा के साथ संबंधित है, तो बताइए कि शीर्षक देवनामा प्रियदर्शी किस भारतीय राजा के साथ संबंधित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये अशोक के साथ संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको ये बताना है कि किसने मध्यकालीन भारत में बाजार नियमों के उपायों का शुरुआत किया था, तो बताइए कि बाजार के नियमों का जो शुरुआत किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पर आपको जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना अंतिम मौर्य राजा कौन था, तो बताइए कि अंतिम मौर्य राजा कौन थे, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो वृद्धरथ जो है अंतिम मौर्य राजा थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपको राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते ही आपको अटेम्प्ट करने का प्रयास करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 18 नंबर में यहाँ पर आपको बताना कि भारत का वायसराय कौन था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था, तो बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब किया गया था, तो ये 1885 में किया गया था। ये भी बार बार पूछा जाता है। ठीक है, कि अगर पूछा जाता है आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन किया गया था ये कब, तो ये आपके 1885 में किया गया था। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब गठन हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए कि कौन था, तो उस समय भारत के वायसराय की अगर बात करें तो ये लॉर्ड डर्फिन हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 19 नंबर में यहाँ पर आपको पूछा है हर्षवर्धन किस राजवंश के अंतर्गत आता है, तो बताइए कि हर्षवर्धन जो है ये किस राजवंश के अंतर्गत आता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये पुष्यभूति के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है दुनिया की सबसे उच्चतम झील क्या है, तो दुनिया की अगर सबसे उच्चतम झील की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका टिटिकाका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट है। वही अगर सुपीरियन सागर की अगर हम बात करें, सुपीरियन झील की अगर हम बात करें तो ये विश्व की सबसे मीठी झील यानी कि मीठे झील का ये इसमें मीठे जल पाया जाता है। यानी विश्व का सबसे अगर मीठा झील की बात करें तो ये आपका सुपीरियन सागर हो जाए। वही अगर हम कैस्पियन सागर की बात करें कि कैस्पियन सागर यानी कि किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी झील की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका कैस्पियन सागर। वही अगर मिशिगन झील की बात करें कि मिशिगन झील जो है ये यूएसए की सबसे बड़ी झील है, सॉरी यूएसए की जो दूसरी सबसे बड़ी झील है। ठीक, तो यूएसए की ये सेकंड नंबर पर आता आपका मिशिगन झील आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है दुनिया की सबसे उच्चतम झील कौन सा है, तो ये आपका टिटिकाका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से
किसका बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो बताइए कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य जिसका सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ नहीं लगता, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के अलावा अगर हम बात करें तो ये मेघालय और मिजोरम और त्रिपुरा और साथ में आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल का भी जो ये सीमा जो है ये आपका बांग्लादेश के साथ लगता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश का नहीं लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 22 नंबर में अटाकामा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो बताइए कि अटाकामा रेगिस्तान जो ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये दक्षिण अमेरिका में है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जो कि अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 23 नंबर में आल्पस, ठीक है। तो आल्पस से रोन घाटी के नीचे जो स्थानीय ठंडी हवा चलती है किस रूप में जाना जाता है? तो बताइए कि ये किस रूप में जाना जाता है? तो ये आपका मिस्ट्रॉल के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? मिस्ट्रॉल के रूप में जाना जाता है, जो कि आल्पस से रोन घाटी के नीचे स्थानीय ठंडी हवा चलती है, किस रूप में जाना जाता है? तो ये आपके मिस्ट्रॉल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको ये बताना है कि चूना पत्थर की रूपांतरित चट्टान क्या कहलाती है? तो चूना पत्थर की अगर हम बात करें कि रूपांतरित चट्टान क्या कहलाती है, तो ये आपका संगमरमर कहलाते हैं। और संगमरमर जो ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, यानी कि COC3 के बने होते हैं, COCO3 के ये बने होते हैं, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 25 नंबर में निम्नलिखित चोटियों में से कौन सा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? तो बताइए कि नंगा देवी या गाडविन आइस्टीड या धौरीगिरी या फिर कंचनजंगा जो है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका गाडविन आइस्टीन। गाडविन आइस्टीन जो ये आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला में ये जो है स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो ये अच्छा है कहाँ पर स्थित, और यहाँ पर अगर गाडविन आइस्टीन नहीं रहेगा तो यहाँ पर आपका K2 रहेगा, ठीक है, जो भारत की सबसे बड़ी ये जो है ऊंची पर्वत शिखर है। अगर विश्व की ऊंची पर्वत शिखर की अगर हम बात करें तो यह हो जाएगा आपका माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है। अगर भारत की बात करें तो K2 हो जाएगा, गाडविन आइस्टीन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये काराकोरम में स्थित है। कहाँ पर? ये काराकोरम में स्थित है। तो इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है, काराकोरम में ये पर स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 24 नंबर में पूछा जा रहा है किस भारतीय राज्य में जास्कर और पीर पंजाल पर्वतमाला स्थित है? तो बताइए कि किस भारतीय राज्य में जास्कर और पीर पंजाल माला पर्वत जो है ये स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है जम्मू और कश्मीर में है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है किस भारतीय राज्य में चिल्का झील स्थित है? तो बताइए कि चिल्का झील जो ये किस भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये ओडिशा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। वही अगर हम बात करें कि महानदी कहाँ, जो हीराकुंड परियोजना पर स्थित है, तो हीराकुंड परियोजना कहाँ, तो ये महानदी पर स्थित है। और ये भी कहाँ है? तो यह भी आपका ओडिशा में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है कि नदी के किस प्रवाह में झरने का गठन होता है? तो बताइए कि नदी के किस प्रवाह में झरने का गठन होता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये ऊपरी पहाड़, ये ऊपरी या जो पहाड़ प्रवाह में झरने का गठन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 29 नंबर में निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक दरार घाटी में निहित है? तो बताइए कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक दरार करने का मतलब है ये भ्रंश घाटी, जिसको दरार नहीं लिखा रहेगा तो यहाँ पर आपको भ्रंश घाटी दिया रहेगा। तो ये आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक दरार घाटी में स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है तापी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाए, जो कि नर्मदा एवं ताप्ती जो है ये। इसके अलावा अगर बात करें तो नर्मदा भी आपका जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये नर्मदा जो ये आपके भ्रंश घाटी में स्थित है। तो नर्मदा और ताप्ती जो ये भ्रंश घाटी यानी कि दरार घाटी में बहती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको ये बताना है कि ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल किए जाने वाले हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर उपयोग किया जाता है? तो बताइए कि ऑटोमोबाइल में जो इस्तेमाल किया जाने वाला जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो आपके पास्कल के नियम पर आधारित है। चूंकि पास्कल के नियम में क्या होता है, चूंकि हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में जैसे आपको बोल दिया, तो उसमें क्या होता है, उसमें द्रव भरे होते हैं। और पास्कल का नियम क्या है कि बंद द्रव पर किसी भी भाग पर जब डाला गया दाब होता है वो समान रूप से चारों दिशाओं में क्या होता है कि संचित। मान लेते हैं कि ये एक प्रकार का गुब्बारा, इसमें अगर आप जल को भर देते हैं या ये प्लास्टिक है, तो इसमें अगर आप किसी भी सतह पर अगर दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, तो सभी दिशाओं में जो फोर्स होता है वो समान रूप से संचरित होता है। तो इसी को जो हाइड्रोलिक ब्रेक में जो इस्तेमाल किया जाता है ये पास्कल के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि किसी भी दिशा में अगर बल लगा, चूंकि ब्रेक के द्वारा जो बल लगाया जाता है ये सभी दिशाओं में संचरित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पास्कल के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है कि एक परमाणु के नाभिक में आवेशित कण होते हैं, अनावेशित यानी कि न्यूट्रल जिसको आप बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि अनावेशित कण क्या होते हैं, ये न्यूट्रॉन पर होते हैं। न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार के चार्जेस नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण हम इसको बोलते हैं अनावेशित यानी उदासीन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है
लेड पेंसिल क्या होते हैं? तो लेड पेंसिल की अगर हम बात करें तो ये आपको सभी को पता होना चाहिए ये कितना राउंड चल चुका है। तो ये जो है आपका ग्रेफाइट का बना होता है। क्योंकि कार्बन का दो अपर रूप होते हैं, ये आपका पहला हो जाएगा हीरा हो जाएगा, एक नंबर पर हीरा हो जाएगा, दूसरा में आपका हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है, तो ग्रेफाइट का जो प्रयोग किया जाता है इसको स्नेह के रूप में किया जाता है, जहां पर कि दो लोहे के बीच जहां घर्षण होता है तो वहां पर जैसे कि आप जेसीबी देखे होंगे। ठीक है, जेसीबी में क्या होता है कि वहां पर ग्रीस लगाया जाता है। ग्रीस जो ये बने होते हैं, ग्रीस किसका बने होते हैं? तो ग्रीस जो बने होते हैं ये आपका बने होते हैं ग्रेफाइट की, यानी कि ये जो स्नेहक जिसको आप बोलते हैं इसके किसके बने होते हैं? ग्रेफाइट के बने होते हैं। और ये दो चीजों का ये बना होता है, सॉरी ये देखिए कार्बन का बना होता है। कार्बन का दो अपर रूप होते हैं, एक हीरा दूसरा होता है आपका ग्रेफाइट। ठीक है, और अगर हम बात करें कि प्रकृति में सबसे शुद्धतम क्या रूप पाया जाता है तो ये आपका हीरा पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेफाइट का हम चर्चा करें तो ग्रेफाइट का उपयोग होता है आपका स्नेहक बनाने में। लेकिन लेड पेंसिल की अगर हम बात करें कि लेड पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है तो इसमें ग्रेफाइट का किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 33 नंबर में पूछा रहा है रक्त को थक्का बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो बताइए कि रक्त को थक्का बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है, ये आपको यहाँ पर बता दें। यहाँ पर विटामिन के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि रक्त को जो थक्का बनाने में, जैसे कि आप मान लेते हैं कि आपका बॉडी कहीं से भी अगर कट जाता है तो वहां पर क्या होता है कि रक्त जो थक्का बन जाता है, क्योंकि वहाँ जालनुमा एक आकृति बन जाती है जिसके कारण वो रक्त क्या होता है, रक्त जो थक्का बनता है ये बनने का कारण ये विटामिन सी, विटामिन के। अगर विटामिन के नहीं रहेगा तो आपका रक्त बढ़ते रहेगा जिसके कारण व्यक्ति को मृत्यु हो सकती है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है एक जालनुमा आकृति बन जाती है जिसके कारण रक्त वहाँ पर रुक जाता है और रक्त थक्का बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। रक्त को थक्का बनाने के जो आवश्यक विटामिन है ये आपका विटामिन के है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना कि कौन सा तत्व सबसे ज्यादा संख्या में यौगिक बनाते हैं। तो बताइए कि कौन सा तत्व ऐसे हैं जो कि सबसे ज्यादा संख्या में यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ये हो जाएंगे आपका कार्बन। कार्बन की सभी वस्तु में लगभग सभी हर चीज में ये पाया जाता है। क्योंकि कार्बन अगर नहीं पाया जाएगा तो आप जो स्ट्रक्चर लिखते हो किसी का, अगर मान लेते हैं कि CH4 होता है तो आप इसको किस प्रकार से लिखते हैं? तो C लिखते हैं, उसके बाद जैसे कि H लिखते हैं, उसके बाद C फिर H, ऐसे जो लिखते हैं स्ट्रक्चर जो आप बनाते हैं ये कार्बन के कारण से ही आप श्रृंखलन गुण को प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि कार्बन में जो बॉन्ड होता है ये 4 बॉन्ड होते हैं, इसी के द्वारा जो चेन का निर्माण होता है। तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें कि कौन सा तो सबसे ज्यादा यौगिक बनाते हैं तो ये आपका कार्बन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि ध्वनि के वेग को शरीर के वेग के अनुपात में किस रूप में जाना जाता है। तो बताइए कि ध्वनि के वेग को शरीर के वेग के रूप में किस अनुपात में जाना जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो बताइए किस रूप में जाना जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मेक संख्या। ध्वनि के वेग और शरीर के वेग के जो अनुपात को हम लोग जानते हैं तो ये आपके मेक संख्या के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 36 नंबर में पूछा जा रहा है कि कणों के बिना रक्त किस रूप में जाना जाता है। रक्त में क्या होता है कि छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। अगर रक्त में अगर छोटे छोटे कण नहीं पाए जाते तो उसको हम किस रूप में जानते हैं? तो इसको प्लाज्मा के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको ये बताना कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, जिसको कि हम CO के नाम से जानते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होते हैं ये किसी भी प्रकार के ये जो है ना तो धनावेश ना तो ये पॉजिटिव ना तो निगेटिव होती है। ये क्या होता है कि न्यूट्रल यानी कि उदासीन ऑक्साइड होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होते हैं ये आपके उदासीन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना कि हार्मोन इंसुलिन किन ग्रंथि से स्रावित होता है। तो बताइए कि हार्मोन इंसुलिन जो है ये किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपके जो अग्नाशय से स्रावित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि इसका जो है अल्प स्रवन से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है तो मधुमेह जो होता है जिसको आप डायबिटीज बोलते हैं। तो अग्नाशय यानी कि इंसुलिन का जो अगर कम स्रवन होता है तो वहां पर क्या होता है कि अग्नाशय में जो इंसुलिन का स्रवन होता है इसका अगर अल्प स्रवन यानी कम मात्रा में स्रवन होता है तो वहां पर आपको डायबिटीज यानी मधुमेह की बीमारी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना इनमें से कौन सी गैसों को जल्दी अवशोषित कर सकते हैं। तो बताइए कि इनमें से कौन सी गैसों को, यानी कि ऑप्शन में जो सकीर कोयला, पीट कोयला, हीरा और ग्रेफाइट यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको पूछा है कि इनमें से कौन गैसों को जल्दी अवशोषित कर सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए कौन कर सकता है, तो ये आपके ग्रेफाइट कर सकता है। इस प्रकार के प्रश्न जो आपको न्यू लग रहे होंगे तो इस प्रकार के प्रश्न कर, चूंकि इजी पढ़ने से आपका रिजल्ट नहीं होगा। चूंकि हम जब सेट बनाते हैं तो जिसमें इजी प्रश्न को इंक्लूड करते हैं तो उसमें कुछ लोग कमेंट करते हैं कि जो है सेट जो है बहुत अच्छा है, तो उसमें आप उसी को सेट बहुत अच्छा बोलते हैं जिसमें कि आप सभी प्रश्न को अटेम्प्ट कर लेते हैं। लेकिन एग्जाम में ऐसा तो पूछा नहीं जाएगा कि आप सभी को अटेम्प्ट कर लेंगे। इसी प्रकार से आपको जो है नया नया क्वेश्चन पढ़ना है जो कि आपको पूछे जाने की संभावना जिस लेवल से पूछा जाता है उस लेवल से आपको जो है सारे क्लियर करते रहना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट में यहाँ पर आपको ये बताना कि एक फोटो प्लेट किसका उपयोग करता है, वीवीआई क्वेश्चन जो पूछा जाता है, एक फोटो प्लेट किसका उपयोग करता है, तो ये जो AgBr का करता है, किसका AgBr का करता है, जिसको हम जो है सिल्वर ब्रोमाइड के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि एक फोटो प्लेट जो है किसका उपयोग करता है, तो ये सिल्वर ब्रोमाइड का करता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है कि हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे प्रयुक्त गैस है। तो बताइए कि हाइड्रोजन के स्थान पर जो हम गुब्बारा में प्रयुक्त जो गैस करते हैं, इस कौन सी गैस को करते हैं, तो ये हीलियम को करते हैं। क्योंकि हीलियम जो होते हैं आप देखते होंगे कि बैलून क्या होते हैं, कि कुछ बैलून ऐसे होते हैं जिसमें हवा भरने के बाद ऊपर उठते हैं। तो ऊपर उठने का मतलब उसमें हीलियम गैस भरा हो। चूंकि हीलियम गैस क्या होते हैं कि वो वायु से हल्का होते हैं, वायु मंडल में जो वायु उपस्थित है इसके तुलना में वो हल्का होते हैं, जिसके कारण वो क्या होते हैं, ऊपर उठते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हीलियम जो आपको वायुयान के टायर में भी भरा जाता है, किसमें, तो वायुयान के टायर में जो भरा जाता है ये आपको हीलियम को भरा जाता है, चूंकि ये क्या होता है, हल्की गैस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट है। और वायुयान का जो ऊपरी परत बनाया जाता है वो एल्यूमिनियम का बनाया जाता है, चूंकि वो भी क्या होता है, एल्यूमिनियम लोहा के तुलना में चूंकि हल्का होता है, जिसके कारण वो बनाया जाता है ताकि वो क्या है, आसानी से ऊपर उठ सके। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हीलियम भी क्या होता है, हल्का गैस होने के कारण से इसको जो है भरा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा रहा है कि तेल किस वजह से पानी की सतह पर फैलता है। तो तेल किस वजह से पानी की सतह पर फैलता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो किसी भी चीज में अगर पृष्ठ तनाव अगर कम है, अगर किसी भी कोई भी पदार्थ लेते हैं या कोई भी वाटर ले लेते हैं, अगर उसमें पृष्ठ तनाव कम है तो वो फैलेगा। क्योंकि वर्षा को जो बूंद होते हैं वो पृष्ठ तनाव के कारण से ही गोल होते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण से गोल होने का कारण यही है कि पृष्ठ तनाव अगर वहां पर अधिक है तो वो गोल हो जाएगा, और पृष्ठ तनाव कम रहेगा तो वो फैल जाएगा। तो किरासन तेल अगर फैल रहा है तो इसका मतलब है कि वहां पर पृष्ठ तनाव जो है ये कम है, इसीलिए पानी की सतह पर फैल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो। तेल का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण से ये क्या होता है कि पानी की सतह पर फैलते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है हीमोग्लोबिन में जो धातु मौजूद होते हैं ये कौन सी धातु होते हैं, तो इसमें लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में जो धातु पाया जाता है ये लोहा पाया जाता है। और लोहा सबसे ज्यादा किस में मिलेगा, तो ये हरी सब्जियों में मिलेगा। और हरी सब्जियों में कहां पर मिलेगा, तो ये पालक साग में आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और ये जो होता है लोहा के कारण से ही क्या होता है कि रक्त में जब लोहा की कमी हो जाती है तो आपको एनीमिया नामक रोग जो है वो हो जाती है। ये पूछा जाता है कि एनीमिया नामक जो रोग होता है ये किस कारण से होता है, तो ये लोह तत्व की कमी के कारण से होता है। और लोह तत्व कहाँ मिलेगा, तो आपको पालक में मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में जो धातु पाए जाते हैं ये आपका पाए जाते हैं लोह। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है रोग क्वासियोरकर किसकी कमी के कारण होता है। तो बताइए कि रोग जो होता है ये क्वासियोरकर किसकी कमी से होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये प्रोटीन की कमी से होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट है। प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा की अगर हम बात करें तो ये पाया जाता है आपका सोयाबीन में पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये मशरूम के दाल में पाया जाता है। अच्छा, प्रोटीन सबसे ज्यादा कहाँ पर उगाया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 45 नंबर, निम्नलिखित पदार्थों में से किसे पानी के अंदर संरक्षित किया जाता है। तो बताइए कि पानी के अंदर सोडियम जो होते हैं आपको इसको केरोसिन के अंतर्गत जो है संरक्षित किया जाता है। इसके अंदर तो इसको जो है केरोसिन, ठीक है, इसको केरोसिन के अंतर्गत जो संरक्षित किया जाता है। वही अगर हम बात करें कि सफेद फास्फोरस को, तो इसको पानी के अंतर्गत संरक्षित किया जाता है। सफेद फास्फोरस, क्योंकि सफेद फास्फोरस जो होता है इसको अगर खुली हवा में आप छोड़ देते हैं तो वहां पर क्या होगा, ये जलने लगते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि सफेद फास्फोरस जो होता है ये क्या होता है कि खुली हवा में छोड़ देने से ये क्या होंगे कि जलने लगता है, जिसके कारण इसको पानी में डुबा करके संरक्षित रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको ये पूछा जा रहा है 46 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा आपका, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना कि कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि कहीं पर भी अगर ऑक्सीजन वहां पर जुटेगा तो ऑटोमेटिक वहां पर से हाइड्रोजन जो होगा वो उसका क्या होगा कि वो निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा तो ऑक्सीजन जुटेगा। तो हाइड्रोजन जो निकलता है तो उसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन, ऑक्सीजन जो जुटता है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण है। तो ऑक्सीकरण का मतलब है कि ऑक्सीजन वहां जुटेगा। तो यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन का जुटना, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि नहीं है। अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि ऑक्सीकरण है तो यहाँ पर ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, उल्टा पूछा जा रहा है कि ऑक्सीकरण नहीं है। तो ऑक्सीकरण नहीं है तो इसका मतलब वहाँ रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन का वहाँ पर निष्कासन होगा। तो इलेक्ट्रॉन का निष्कासन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन अगर वहाँ पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निष्कासन भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का जुटना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब जुटेगा तो वहाँ से क्या होगा कि रिडक्शन होगा। तो वहाँ पर क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन जुटा तो यहाँ पर से ऑक्सीजन हटेगा, ऑक्सीजन हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीकरण के गुण को प्रदर्शित नहीं करेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसको आप ध्यान से एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा 47 लिखा हुआ है यहाँ पर निम्नलिखित
किरणों में से सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? तो बताइए कि निम्नलिखित किरणों में से सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो भेदन क्षमता की अगर बात किया जा रहा है तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, गामा किरण की जो होती है सबसे भेदन क्षमता अधिक होती है। वही अगर हम बात करें कि इसका तरंग धैर्य जो होता है सबसे कम किसका ये होता है, तो सबसे कम की अगर हम बात करें तो ये गामा किरण की तरंग धैर्य जो होती है ये सबसे कम होती है, लेकिन भेदन क्षमता की अगर बात किया जाए तो ये सबसे अधिक आपका गामा किरण की ही होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है किस गुण के कारण कार्बन लंबी श्रृंखला या छल्लेदार यौगिकों का निर्माण करता है? तो ये श्रृंखलन गुण के कारण से करता है। किसके कारण से? ये श्रृंखलन गुण के, अभी ऊपर में ही आपको वहां पर डिटेल से मैंने बता दिया कि कार्बन जो है लंबी श्रृंखला या छल्लेदार यौगिक का जो निर्माण करता है ये किसके कारण? तो ये श्रृंखलन गुण के कारण से करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक नाम भी आपको ऊपर में एक प्रश्न मिला था जो बार बार रिपीट हो जाता है, इसी प्रकार से पूछा जाता है, रिलेट करके एक दो प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका संगमरमर का अगर रासायनिक सूत्र की बात करें तो CaCO3 हो जाएगा। अगर इसकी हम केमिकल नाम की बात करें कि इसका केमिकल नाम क्या है, आपका रासायनिक नाम क्या है इसका, तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा है कौन भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं? तो बताइए कि भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाया जाता है ये किसके द्वारा दिलाया जाता है? तो ये भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं जिसको आप सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, तो उसमें जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनके द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाए। वही अगर हम बात करें राज्यपाल को शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है, तो राज्यपाल की अगर यहाँ पर बात किया जाए तो उसको राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। और सीएम को शपथ कौन दिलाता है, सीएम की नियुक्ति कौन करता है, तो वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उसको राष्ट्रपति, उन्हीं के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। बस इतने ही प्रश्न आज लेकर के आए थे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इससे जुड़ी नोटिफिकेशन जाएगा। तो आपको मैं हमेशा प्रयास करूंगा कि चूंकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको कंटेंट मिले, ताकि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप आसानी से बेस्ट प्रिपरेशन कर सकें बिहार फायरमैन के। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।